नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए शीला मिश्रा की लिखी हुई कहानी स्मृति विस्मृति। शीला मिश्रा जी मध्य प्रदेश की एक जानी मानी साहित्यकार हैं। पिछले 15 वर्षों से कहानी के साथ साथ उनके आलेख, समीक्षा, व्यंग एवं कविताएं विभिन्न पत्रिकाओं व अखबारों तथा आकाशवाणी से निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। ऑफिस से लौटकर राहुल जैसे ही घर में दाखिल हुआ, श्वेता की खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी, जो बालकनी में खड़े होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। सोफे पर बैठते हुए उसने बच्चों से पूछा, क्या बात है, आज मम्मी बहुत खुश नज़र आ रही हैं? रोहन ने धीमी आवाज़ में कहा, कल मम्मी की बचपन की सहेलियां आ रही हैं, तो बहुत देर से मम्मी सलाह मशवरा में लगी हैं। ओह, तो ये है उनकी हंसी का कारण, राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा। तब तक श्वेता फ़ोन पर अपनी बात समाप्त कर राहुल के पास आकर बहुत चहकते हुए बोली, आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है मेरी बचपन की सहेलियाँ कल मेरे घर पर इकट्ठा हो रही हैं। पर अचानक? राहुल ने प्रश्न भरी निगाहों से श्वेता की ओर देखकर कहा, तुम्हें तो मालूम है ना कि डॉली पूरे 4 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से आई हुई है। उसी ने आगे बढ़कर हम सबके मिलने का कार्यक्रम तय किया है। हमारे नोएडा से आगरा व गुड़गांव की दूरी 1-2 घंटे की ही है, इसलिए सब हमारे यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। प्रियंका आगरा से आ रही है और रागिनी व बानी गुड़गांव से। हम सब इस मुलाकात को लेकर बहुत उत्साहित हैं। श्वेता ने बहुत प्रसन्नता से कहा। फिर कुछ देर रुककर अनुनय भरे स्वर में बोली, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तुम अपनी सहेलियों से मिल रही हो, तो मैं इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ? राहुल ने बहुत भोलेपन के साथ कहा। कल तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी उठानी होगी। सिनेमा देखने, खरीदारी करने कहीं भी ले जा सकते हो और खाना भी बाहर ही खा लेना। श्वेता ने वाणी में अतिरिक्त मिठास घोलते हुए कहा। हाँ, क्यों नहीं, परंतु तुम अकेले चाय नाश्ता खाना कैसे संभालोगी? राहुल ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। खाना तो हम लोग बाहर से मंगा लेंगे और चाय नाश्ते व अन्य सहायता के लिए मैंने बिन्नी को दिन भर रुकने के लिए कह दिया है, श्वेता ने बताया। ठीक किया। ऐसा कहते हुए राहुल ने एक निगाह श्वेता पर डाली। बचपन के मित्रों से मिलना निश्चित ही जीवन को नई स्फूर्ति, ऊर्जा व आनंद से भर देता है। उस आनंद की कल्पना मात्र से ही श्वेता के मुख पर सुनहरी सी आभा परिलक्षित हो रही थी। अगले दिन सुबह से ही एक एक करके श्वेता की सहेलियां पहुंचने लगीं। उन सबकी हंसी व खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठा। जल्दी से नाश्ता कर श्वेता की सहेलियों से औपचारिक मुलाकात कर राहुल, रोहन व पिंकी को लेकर बाजार की तरफ निकल गया। 4 बजे तीनों घर वापस आ गए। चूँकि थके हुए थे तो पलंग पर लेटते ही उन तीनों की आंख लग गई। कुछ देर बाद तेज हंसी के आवाज़ से राहुल की नींद खुली। वो उठकर टीवी खोलने जा ही रहा था कि श्वेता की आवाज़ उसे कानों में पड़ी। अरे, मैं तो शादी के तुरंत बाद ही समझ गई थी कि राहुल अपनी माँ का बहुत लाडला है। एक दिन भी उनसे बिना बात किए नहीं रह सकता। तभी मैंने ठान लिया कि राहुल की इस आदत पर लगाम तो कसनी ही पड़ेगी। बस 2-3 महीने बाद ही मैंने कहना शुरू कर दिया, क्या बच्चों की तरह माँ करते रहते हो? अब आपकी शादी हो गई है, माँ ने आपकी जिम्मेदारी मुझ पर दे दी है, तो हर रोज़ फ़ोन करके उन्हें क्यों परेशान करना? राहुल को थोड़ा बुरा तो लगता था, पर 1-2 साल बीतते मैंने नियम सा बना दिया कि प्रत्येक रविवार को ही हम फ़ोन पर उनसे बात करते। फिर बच्चों के होने के बाद तो अंतराल बढ़ता ही गया। इतना कहकर श्वेता ने ज़ोर से ठहाका लगाया। उसके साथ उसकी सारी सहेलियाँ भी हंस पड़ीं। राहुल को ऐसा लगा मानो गर्म शीशा उसके कानों में उड़ेला गया हो। वो अपमान के भाव से तिलमिला उठा। श्वेता की सोच पर उसे जहाँ गुस्सा आ रहा था, वहीं आश्चर्य भी हो रहा था। भावनात्मक रूप से ठगे जाने के ख्याल से वो अत्यंत विचलित हो उठा। धीरे धीरे उसे स्वयं पर भी क्रोध आने लगा, परंतु मुट्ठियाँ भींचे किसी तरह मन को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। अनायास माँ की मुस्कुराती छवि उसकी आंखों के समक्ष उपस्थित हो गई। स्वयं के द्वारा उनके प्रति की गई उपेक्षा से वो उद्वेलित हो उठा तथा पलंग से उठकर चहलकदमी करने लगा और कुछ ही पलों में हिरण की तरह छलांग लगाता बचपन उसकी स्मृति में तैरने लगा। कितना प्यार करती थी माँ उसे, दीदी व भैया से भी ज़्यादा। छोटा जो था, दीदी व भैया की शिकायत करने पर पापा जब डांटते तो माँ तुरंत बचाने आ जाती, और जब कभी वे डांटती भी तब भी उनकी आंखों में उसे अपने लिए अथाह प्रेम ही नजर आता।
जब नौकरी के लिए वो पहली बार उनसे अपने शहर से दूर जा रहा था तो माँ कितना कुछ कहना चाह रही थी, पर गले में रुंधी हुई सिसकी से बस इतना ही कह पाई थी, अपना ख्याल रखना। मैं भी कहाँ कुछ कह पाया था। मेरे अनबहे आंसू मेरी शिराओं में सिमट गए थे, पर यहाँ आकर एक दिन ऐसा नहीं बीता जब मैं माँ से बात नहीं करता। कभी कभी तो दिन में 3-3 बार। माँ कितनी भी व्यस्त हों मेरी पूरी बात सुनती और ना जाने कितनी हिदायतें देती, फिर पूछती, तूने आज क्या खाया? माँ के द्वारा पूछे गए ये शब्द मुझे अलौकिक दुनिया में ले जाते। सच तो ये था कि मैं माँ की आवाज़ में ये सुनने के लिए ही तो उन्हें फ़ोन करता था। अश्रुओं की बहती धार के साथ वो वर्तमान में लौटा। पलंग पर बैठ के अपने अश्रुओं को पोंछते हुए सोचने लगा कि उसने आखिरी बार माँ से कब बात की है। बहुत सोचने के बाद उसे याद आया, 1.5 महीने पहले पापा के जन्मदिन पर बात हुई थी और माँ के पास गए तो 2 साल से ज़्यादा समय बीत गया है। उसे सीने में बहुत भारीपन सा महसूस होने लगा। छत की ओर देखते हुए वह अपराध भाव से सोचने लगा कि वो इतना स्वार्थी, निर्मोही व निष्ठुर कैसे हो गया। स्वयं को दोषी मानते हुए वह आत्मग्लानि के भाव से भर उठा। माँ उसे कितना याद करती होंगी। मैंने उनका दिल दुखाया है। इस बात की पीड़ा से व्यथित हो उसने अनायास अपने पास लेटे हुए रिंकी व रोहन की तरफ देखा। उसके मन में ये विचार कौंधा कि ये दोनों भी बड़े होकर मुझसे इतने दिन बात ना करें तो। यह ख्याल आते ही वो पसीना पसीना हो गया। शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। उसका मन किया कि वह अभी दौड़कर माँ के पास जाए और उनकी गोदी में सिर रखकर लेट जाए और माँ हमेशा की तरह उसके सिर पर हाथ फेरे। उस स्नेहिल स्पर्श के लिए वो तड़प उठा और शनैः शनैः घनीभूत होती पश्चाताप की भावना पिघल कर आंखों से बह निकली। उस धार का हर एक कतरा माँ को पुकार रहा था। तभी रिंकी के उठने की आहट हुई तो वह अपने को संयत कर सामान्य होने की कोशिश करने लगा। तब तक रोहन भी जाग गया। उधर श्वेता की सहेलियां भी विदा हो रही थीं। कुछ ही देर में श्वेता ने बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कमरे में प्रवेश किया। दोनों बच्चे माँ से लिपट गए। श्वेता भी उन्हीं के पास लेटकर अपनी सहेलियों के बारे में उत्सुकता से बताने लगी। राहुल अनबने भाव से केवल हाँ हूँ करता रहा। उसके अवचेतन को तो उदासी ने घेर लिया था। वो मन ही मन स्वयं से वादा करता रहा कि कल ऑफिस पहुंचकर सबसे पहले माँ से बात करेगा। सुबह वो ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि फ़ोन की घंटी बजी। भाभी का फ़ोन था। भैया आपसे बात हो सकती है? उसके हाँ कहते वो जल्दी से बोली, कुछ दिन से माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप चाहो तो एक बार आकर मिल जाओ। अरे क्या हुआ माँ को? राहुल ने घबराते हुए पूछा। कुछ दिनों से वो गुमसुम सी रहने लगी हैं। कभी हम सबको पहचानती हैं तो कभी अजनबी आंखों से देखती हैं। भाभी ने कुछ परेशानी के साथ कहा। डॉक्टर को दिखाया? वे क्या कहते हैं? राहुल ने माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए पूछा। हाँ दिखाया ना। डॉक्टर ने कहा है कि इस उम्र में इस तरह की परेशानी हो जाती है। अल्जाइमर बताया है बीमारी का नाम। साथ ही ये भी कहा है कि यह अभी शुरुआत है। वैसे हम सब उनका ख्याल रख रहे हैं। भाभी एक सांस में सब कह गई। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये कहते हुए राहुल के हृदय में टीस उठ रही थी। भैया हम सब माँ को एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर को दिखाने में लगे रहे। कई तरह की जांचें भी करानी पड़ी। हम सब उसी में व्यस्त थे। पिताजी भी घबरा गए थे, उनका भी ख्याल रखना था। वैसे आप लोगों के फ़ोन 10-15 दिन में पिताजी के पास आ ही जाते हैं, तो हमने सोचा कि उन्होंने बता दिया होगा। किंतु आज पिताजी ने कहा कि बिट्टू का बहुत दिन से फ़ोन नहीं आया है, उसको मम्मी की तबीयत के बारे में बता दो। भाभी के स्वर कुछ उलाहना से भरे हुए थे। माँ मुझसे बात कर पाएंगी ना? उसने रुआसे स्वर में पूछा। उनकी तबीयत देखते हुए बात कराने की कोशिश करूंगी। इतना कहकर भाभी ने फ़ोन रख दिया। राहुल ने श्वेता को फ़ोन लगाकर माँ की स्थिति के बारे में बताया। साथ ही कहा कि वो तुरंत ही माँ के पास जाना चाहता है। टिकट की व्यवस्था होते ही वो सूचित करेगा। श्वेता ने दुख व्यक्त किया, साथ चलने की इच्छा भी जाहिर की, पर कुछ क्षण रुककर कहा कि वो अभी अकेला ही चला जाए। बच्चों की मासिक परीक्षा के बाद वे सब भी वहीं आ जाएंगे। राहुल का सारा दिन बेचैनी में गुजरा। रात में ट्रेन में लेटते ही बचपन की स्मृतियों ने धीरे से दस्तक दी। गर्मी के दिन थे, उसे बहुत तेज़ बुखार था। माँ ठंडे पानी की पट्टी उसके माथे पर लगाती रहीं। बुखार उतरते ही वो पसीने से भीग गया। फिर कमजोरी महसूस होते ही उसकी आंख लग गई।
आधी रात में उसकी नींद खुली तो देखकर हैरान था कि माँ अभी भी सिरहाने बैठे उसके बालों पर हाथ फेर रही हैं। वो आश्चर्य से बोला, अरे आप सोई नहीं? मेरे इतना पूछते ही वे कहने लगी, मेरा पल्लू अपने हाथ में दबाए तुम सो रहे थे, अगर मैं खींचती तो तुम्हारी नींद खुल जाती। मैंने विस्मय से कहा, क्या माँ आप भी? अच्छा अब तो आप सो जाओ। नहीं, फिर से अगर तेरा बुखार चढ़ जाएगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, इसीलिए यहीं बैठती हूँ, उन्होंने चिंतित शब्दों में कहा। फिर मेरे बहुत अनुरोध करने पर ही वे अपने कमरे में सोने के लिए गईं। आंखों की कोरों से बहते आंसुओं को राहुल ने धीरे से पोंछा और करवट ली। माँ की छवि को आंखों में बसाए वो सोने का प्रयत्न करने लगा, किंतु अतीत के बादलों ने फिर उसे घेर लिया। बादल के हर टुकड़े में उसे माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था, कभी मुस्कुराता, कभी डांटता तो कभी खिलखिलाता। ममता की छाँव में उसे अपना बचपन दिखाई दे रहा था। दवाई खिलाने के लिए उसके पीछे भागती माँ, पापा की डांट से उसे बचाती माँ, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती माँ, खेल कर घर लौटने पर उसके पाँव दबाती माँ। उसे याद आने लगा बचपन में जब वो शैतानी करता तो माँ कहती थी कि एक चपत लगाऊंगी। वो मन ही मन बोला, माँ मुझे एक नहीं बहुत सारी चपत लगाना। घर पहुंचकर वो सीधे माँ के कमरे में गया। भाभी उनको चाय पिला रही थी। उसने माँ के पैर छुए तो वे उसकी तरफ अजनबी भाव से देखने लगी। पिताजी बोले, देख तेरा लाडला आया है। तो वो पिताजी की तरफ देखकर पूछने लगी, कौन? राहुल को गहरा धक्का लगा। दर्द का एक बड़ा सा घूंट उसके गले में अटक गया। पिताजी के पैर छूने के साथ ही वो उनसे लिपट गया। राहुल का मन हुआ कि वो ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोए, परंतु गले से आवाज़ ही नहीं निकली। उसकी बढ़ी हुई धड़कन को महसूस कर पिताजी उसे ढाढ़स बंधाते हुए बोले, तुम हाथ मुंह धो लो, फिर हम दोनों माँ को बाहर बगीचे में ले चलेंगे। वहाँ उनके पास बैठकर तुम अपनी बचपन की बातें याद दिलाना। देखना फिर तेरे को कैसे नहीं पहचान लेंगी। राहुल जब हाथ मुंह धोकर आया तो भैया बाहर ही मिल गए। भैया के पैर छूकर राहुल उनसे लिपट गया। अपनत्व की गर्माहट से उसका कंठ रुत गया। वो भर्राए स्वर में बोला, भैया सच सच बताओ, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? उम्मीद तो है, क्योंकि माँ की इस हालत को ज़्यादा समय नहीं हुआ है। पता है, माँ के स्वभाव में परिवर्तन तो कुछ महीनों से आना शुरू हो गया था, किंतु हम लोग समझ ही नहीं पाए। कभी कभी वह अचानक अपने बचपन की या कोई पुरानी बात बताने लगती तो हमें यही लगता कि उन्हें अपना बचपन याद आ रहा है। फिर माँ कई बार अचानक गुमसुम सी हो जाती तो हमें लगता कि एक तरफ जहाँ हम दोनों ऑफिस में व्यस्त रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अंश व रितिका पढ़ने के लिए पूना चले गए हैं, तो शायद वे अकेलेपन के कारण उदास रहने लगी हैं। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया भैया? राहुल के स्वर में गहरी निराशा थी। मैंने ये बताने के लिए तुम्हें एक बार फ़ोन भी लगाया था। श्वेता ने उठाया और कहा कि तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, बाद में बात करा देगी, लेकिन तुम्हारा फ़ोन नहीं आया। मैंने सोचा कि तुम बच्चों को पढ़ाने में व्यस्त रहते हो, इसलिए समय नहीं निकाल पा रहे हो। भैया ने खुले मन से सच्चाई बता तो दी, किंतु अपने छोटे भाई की आंखों में नमी देखकर उसे ढाढ़स बंधाते हुए बोले, वैसे तुम चिंता नहीं करो। डॉक्टर का कहना है कि उनसे लगातार बातें करते रहें तो वे ठीक भी हो सकती हैं, क्योंकि अभी तो इस रोग की शुरुआत ही है। तभी पिताजी माँ को बगीचे में ले आए। राहुल उनके पास गया और भैया की तरफ इशारा करके उसने पूछा, माँ ये कौन है? तो हंसकर बोली, रोहित है। राहुल को दिल में असंख्य किरचें चुभती हुई सी महसूस होने लगी। इस बीच भाभी चाय नाश्ता लेकर आ गई। उसने भैया के साथ चाय नाश्ता किया। थोड़ी देर रुककर भैया ऑफिस के लिए तैयार होने चले गए। वो भारी मन से उनको अपलक देखे जा रहा था। उनका पथरीला मौन उसे सहरा रहा था। राहुल का निराश चेहरा देख पिताजी उससे बोले, तुम अपने बचपन की बातें करो, उन्हें अच्छा लगेगा। राहुल माँ के पैर के पास बैठ गया, फिर अपने बचपन की कई बातें उन्हें सुनाने लगा। माँ कभी हंसती तो कभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखती, तो कभी दूसरी तरफ मुंह घुमाकर कहीं और देखने लगती। उसे ऐसा महसूस होता मानो पत्थर से टकराकर उसकी आवाज़ वापस आ रही है। अस्तित्व के नकारे जाने की पीड़ा से उसकी निराशा बढ़ती जा रही थी। राहुल के चेहरे पर फैलती जा रही उदासी की चादर को पिताजी ने समेटने का प्रयत्न करते हुए कहा, हम सब भी इसी तरह कोशिश करते रहते हैं, कभी कभी किसी बात पर प्रतिक्रिया भी देती हैं। तुम तो उनके लाडले हो, देखना वे ज़रूर तुमसे बात करेंगी। इसी तरह 4 दिन बीत गए।
इन 4 दिनों में राहुल ज़्यादा से ज़्यादा अपनी माँ के पास रहने की कोशिश करता। वो माँ को बचपन की ढेर सारी बातें सुनाता। कभी उनके मुख पर हल्की सी मुस्कान आती तो कभी वे अजनबी नज़रों से राहुल को ताकने लगती। जैसे जैसे दिन बीतने लगे उसकी निराशा बढ़ने लगी। वो माँ के पास रहता जरूर, किंतु बस उन्हें तकता, लेकिन रहता मौन, एकदम मौन। उसके शब्द होठों पर आकर ठहर जाते, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में माँ के दूर जाते ही आंसू आंखों में आकर ठहर जाते थे और निगाहें बस माँ का इंतज़ार करती रहती थीं। एक दिन खाना खाकर वो माँ के कमरे में आया। वे पलंग के सिरहाने में तकिया से पीठ टिकाए बैठी स्थिर आंखों से शून्य में ताक रही थीं। माँ की ये अवस्था उसे विचलित करने लगी। वो माँ का प्यार पाना चाहता था, उनके वात्सल्य से सराबोर होना चाहता था। उसका भावुक मन ममता के लिए व्याकुल हो उठा और उसकी तीव्र इच्छा हुई कि वो बचपन की तरह माँ की गोदी में सिर रखकर लेटे। उसने पिताजी से पूछा। उनके हाँ कहते ही वो माँ की गोदी में सिर रखकर लेट गया और माँ जो लोरी सुनाया करती थी वही गुनगुनाने लगा। थोड़ी देर में माँ ने उसका सिर एक तरफ किया और स्वयं दूसरी तरफ मुँह करके लेट गई। राहुल उठा। अंतस में घनीभूत होती पीड़ा से बिधा हुआ माँ को ताकता हुआ एक छोटे बच्चे की तरह बिलख पड़ा। उसका सारा दुख, अपने प्रति का रोष, पश्चाताप सब आंखों के माध्यम से बह निकला। वो जोर जोर से रोते हुए कहता जा रहा था, माँ मुझे मेरे नाम से पुकारो ना, मुझसे बात करो ना, कुछ बोलो ना, माँ कुछ बोलो ना। पिताजी असहाय से राहुल को देख रहे थे। तभी सहसा माँ उठी, पिताजी की ओर देखकर बोली, जरा बाहर जाकर देखो, बिट्टू के रोने की आवाज़ आ रही है। इतना सुनते ही राहुल का शरीर काठ की तरह स्थिर तथा निस्पंद हो गया। वो हक्का बक्का माँ को घूरे जा रहा था। कुछ क्षणों के पश्चात खुशी व दर्द की मिश्रित अनुभूत से बहुशक्का सा वो कभी माँ की ओर देख रहा था तो कभी पिता की ओर। भाव विभोर हो बुदबुदाने लगा, माँ मुझे नहीं पहचान रही, पर मेरा रुदन पहचानती हैं। इसका मतलब मैं माँ के विस्मृत संसार में कहीं मौजूद हूँ। मतलब माँ मुझे भूली नहीं है। धीरे धीरे उसके मन में भावनाओं का ज्वार सा उमड़ पड़ा। वो माँ से कहना चाह रहा था कि माँ मैं यहीं हूँ, मेरी तरफ देखो ना, मैं यहीं हूँ माँ, मैं तुम्हारा बिट्टू। पर भावातिरेक में शब्द उसके होठों पर आकर रुक गए और आंसू भी शब्द की तरह कृपण होकर मन की धरती पर ही गिरने लगे। तभी उसका ध्यान माँ की पुकार पर गया। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर अत्यंत आर्त स्वर में पुकार रही थी, बिट्टू बिट्टू बिट्टू। वो तुरंत माँ के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। माँ भी पलंग से उठकर खड़ी हो गई और बहुत देर तक उसे टकटकी बांधे देखती रहीं। फिर उनके मुख पर अनेक भाव तेजी से आने जाने लगे, मानो अंदर बहुत कुछ उमड़ घुमड़ रहा हो। विस्मृति का पर्दा धीरे धीरे हट रहा था और फिर धीरे से उनके होंठ हिले और कुछ ही क्षणों में तू बिट्टू, मेरा बिट्टू कहती हुई वे राहुल से लिपट गईं। उनकी आंखों से खुशी झरझर झरझर झरने लगी। छलकते वात्सल्य की सरिता में भावपूर्ण डुबकी लगाते हुए राहुल ने माँ को अपनी बाहों में समेट लिया, कभी न छोड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे शीला मिश्रा जी की लिखी हुई एक बेहद भावुक कहानी स्मृति विस्मृति। उम्मीद है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हाइप ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।